BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 15। और आज हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं अलग अलग चैप्टर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफिनीशन इनमें से क्या है? तो डी वाला ऑप्शन देखो पहले। द अकाउंट थ्रू विच नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ हाफ ईयर इज अनसर्टेन इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाफ ईयर नहीं, जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे किसी बिजनेस का तो 1 ईयर का निकाला जाता है, फुल ईयर का निकाला जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सी वाला स्टेटमेंट देखो, द अकाउंट थ्रू विच क्वार्टरली नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। क्वार्टरली बोल रहा है, यहाँ भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि हम जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो ईयर का निकालेंगे, पूरे 1 साल का निकालेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द अकाउंट थ्रू विच ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का डिफिनीशन है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बी आपका आंसर होगा, द अकाउंट थ्रू विच एनुअल नेट प्रॉफिट। एनुअल बच्चों, एनुअल नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस इज असर्टेन इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंसर बी हो गया इसका। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर अफेक्ट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? तो पहले तो इसका जनरल एंट्री देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर जनरल एंट्री करना चाहो तो ये एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इसको हम फाइनल अकाउंट में कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा एंट्री क्या करते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड या क्रेडिट किया जाता है, या तो इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में प्लस करके दिखा देते हैं। कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करके दिखा देते हैं। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट। उसी तरह डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अगर हो, मान लो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, तो एक ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखा देते हैं टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और दूसरा एंट्री क्या करते हैं? बैलेंस शीट में एसेट्स में फर्नीचर में माइनस करके दिखा दोगे, तो फर्नीचर के वैल्यू में से डिप्रिसिएशन को माइनस करके दिखा देंगे। और डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होगा? डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। उसी तरह कभी कभी इंटरेस्ट ऑन लोन का रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या एंट्री कर दोगे? तो इंटरेस्ट ऑन लोन का एक एंट्री होता है, चूंकि एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और दूसरा एंट्री क्या करते हैं? बैलेंस शीट में लोन में प्लस करके दिखा दोगे। बैलेंस शीट में लोन कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड लोन में प्लस करके दिखा दोगे। अगर लोन नहीं दिया हो तो अलग से आप इंटरेस्ट ऑन लोन सेपरेट भी दिखा सकते हो, यानी कि लोन के साथ अगर ना दिखाना चाहो तो आप सेपरेट भी दिखा सकते हो। कुछ और एडजस्टमेंट है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसको क्या करेंगे? तो रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू रेंट में ये आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। और फिर बैलेंस शीट में हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट को कहाँ दिखा देते हैं? लायबिलिटी साइड दिखा देते हैं। और अगर जनरल एंट्री करना चाहो तो जनरल एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस में ले लो, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस तो एक एंट्री इसका कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, इंश्योरेंस में माइनस कर देंगे। तो इंश्योरेंस आपका दिया होगा, उसमें से प्रीपेड को माइनस करके दिखा देते हैं। और दूसरा एंट्री बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट साइड दिखा दिया जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट साइड दिखा देता है। और जनरल एंट्री बनाना चाहें तो बनाएंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस अकाउंट। उसी तरह एक और होता है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किस पे निकालते हैं? डेटर पे। तो एक हम लोग पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देंगे
टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कैसे निकालते हैं? मान लो 10% है तो डेटर का जो बैलेंस होगा उसका 10% निकाल दोगे। और दूसरा एंट्री कर देते हैं बैलेंस शीट में, डेटर में माइनस करके दिखा देते हैं। तो डेटर आपका मान लो 10,000 रहा होगा, अब प्रोविज़न 10% है यानी कि 1,000, माइनस करके दिखा दिया 9,000। जन एंट्री करना चाहेंगे तो जन एंट्री क्या होगा? प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। तो ये कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करते हैं? एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं और एक बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करके दिखा देते हैं। तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन कुछ और भी एडजस्टमेंट एंट्री है जिस पर आप लोग को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, an error wherein an invoice from a supplier of electrical equipment has been debited to the electricity account। देखो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदा गया तो इक्विपमेंट का एंट्री करते हैं हम लोग, यानी कि एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगा? इक्विपमेंट टू कैश होता है। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट ओपन करके उसको डेबिट कर दिया, यानी कि रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इक्विपमेंट क्या है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो क्या यहाँ पे गलती हो रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉग्नाइज कर दिया। तो इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का बेस्ट एग्जांपल क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में रिकॉग्नाइज कर देना, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रिकॉग्नाइज या रिकॉर्ड कर देना, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। तो आंसर तो हो गया डी। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है, जैसे देख लो, परचेज गुड्स या गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ले लो 1000। परचेज में तो करेक्ट एंट्री हो गया, जब लेजर बना रहे थे तो परचेज के डेबिट में हमने करेक्ट 1000 पोस्ट कर दिया। लेकिन राम के क्रेडिट में हमने 1000 के जगह 100 रुपया ही पोस्ट किया। जब उसका पोस्टिंग कर रहे थे, लेजर बना रहे थे, तो 1000 के जगह 100 रुपीज़ ही दिखाए। तो इसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एक और एग्जांपल ले लो, रिसीव्ड फ्रॉम राम, मान लो 1000 है। अब यहाँ पे एंट्री क्या की है? कैश टू राम होना चाहिए था, लेकिन गलती से राम की जगह क्या रिकॉर्ड कर दिए? क्या क्रेडिट कर दिए? श्याम कर दिए। तो ये भी एरर आपका क्या कहलाएगा? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कोई एरर नहीं है अकाउंटिंग में। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है वह एरर जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट ना हो। जैसे देखो ध्यान से, फर्नीचर मान लो 10,000 का खरीदना है, 10,000 का खरीदा गया, लेकिन एंट्री कर दिया हमने 1000 का, फर्नीचर टू कैश 1000। तो यहाँ पे 9,000 कम एंट्री हुआ है फर्नीचर में। परचेज जो है 1,000 का खरीदा गया, लेकिन हमने एंट्री कर दिया 10,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,000 के जगह हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 10,000। तो 9,000 यहाँ पे अधिक रिकॉर्ड कर दिया ना। अब देखोगे फर्नीचर का बैलेंस डेबिट है, परचेज का भी बैलेंस डेबिट है। फर्नीचर में 9,000 कम दिया गया, मतलब कि डेबिट में 9,000 यहाँ कम है, लेकिन यहाँ पे 9,000 अधिक दे दिया गया, यानी कि डेबिट में 9,000 अधिक। तो यहाँ वाला जो 9,000 कम था वो यहाँ पे कंपनसेट हो गया। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल वाइज जब अकाउंट्स चेक करेंगे तो फर्नीचर 10,000 की जगह 1,000 दिखेगा और परचेज 1,000 की जगह 10,000 दिखेगा। तो सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल वाइज तो भले ही गलत हो रहा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे एरर को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। लेकिन जब हम इक्विपमेंट खरीदें, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करने की जगह हमने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया, ऐसे एरर को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन भी एक होता है। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है कि जैसे मान लो गुड्स परचेज किए 10,000 का और उसका एंट्री नहीं किया, उसका एंट्री हमने छोड़ दिया, ओमिट कर दिया, तो ऐसे एरर को एरर ऑफ ओमिशन कहा जाता है। तो आंसर 3 का हो गया डी। 4 नंबर है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राम प्यारे
परचेज ऑफ 4500 फ्रॉम राजन वाज रॉन्गली इंटर्ड इन द सेल्स बुक। आपको उसका करेक्शन एंट्री बताना है। तो 3 स्टेप में एंट्री करते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन का। करेक्ट एंट्री क्या होगा कि राजन से खरीदे, तो परचेज टू राजन हो जाता है। परचेज टू राजन यानी कि परचेज का एंट्री था, परचेज का एंट्री करना चाहिए। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री हो गया कि सेल्स बुक में दिखा दिया, सेल का एंट्री दिखा दिया। तो सेल किसी को भी करोगे तो पार्टी डेबिट में आ जाएगा। राजन टू सेल 45। रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करते हैं, तो रेक्टिफाइंग एंट्री का कॉन्सेप्ट है कि जो सही एंट्री है वो तो करना ही है हमको। तो सही एंट्री है ये तो करना ही है हमको, सुधारना है। तो सही एंट्री आपको जो करना हो तो करना ही है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन तो हो ही जाएगा आपका 4500। लेकिन जो रॉन्ग एंट्री है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तब तक जाकर सुधरेगा। तो कैंसिल कैसे करेंगे, माइनस करके, मतलब जस्ट अपोजिट दिखा दो। राजन टू सेल की हो तो पलट जाएगा सेल्स टू राजन हो जाएगा, मतलब सेल्स डेबिट में 45 और राजन डेबिट से यहाँ क्रेडिट में, तो कैंसिल हो गया। राजन टू सेल का एंट्री कर दिया था, कैंसिल करने के लिए सेल्स टू राजन कर दिया, और साथ में जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए तो करेक्ट एंट्री भी कर दिया। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट, और राजन 2 बार के जगह पे 1 बार लिख दो तो टू राजन 9000 हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, परचेज डेबिट 45, सेल्स डेबिट 45 और टू राजन कितना 45 कितना 9000। आंसर सी, 4 का सी हो गया। 5 नंबर देखोगे, A simplified financial statement that shows how much wealth has been created over a period of time by a company। एक कंपनी के द्वारा over a period of time कितना wealth create हुआ, मतलब बोरा कितना, सीधे बोरा परफॉर्मेंस की बात कर रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और या इनकम स्टेटमेंट। तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ए या बी। दोनों मत आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, दोनों सही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आपका बनता नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका क्या बनता है, अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ तो एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट, ये कंपनी के परफॉर्मेंस को बताएगा। एक बैलेंस शीट जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी का स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है बैलेंस शीट। एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, अगर ज़रूरत हो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, और एक फुट नोट्स बनता है। तो ये सब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, कंपोनेंट है। ये दोनों तो है ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आंसर या तो ए होगा या बी होगा। 6 नंबर आप लोग पढ़े होंगे बीकॉम पार्ट 1 में, इंसॉल्वेंसी एक चैप्टर था। उसमें जब कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट होता था तो हम लोग क्या करते थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे। नहीं याद होगा तो यहाँ पे देख लो, याद हो जाएगा। इसमें हम लोग 4 कॉलम मेंशन करते थे। लायबिलिटीज, इधर लिखते थे एक्सपेक्टेड टू रैंक, इधर हो जाएगा एसेट्स, और इसमें लिखते थे एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। लायबिलिटीज में क्या लेंगे, सबसे पहले लिखा जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए। सेकेंड हो जाएगा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी। थर्ड हो जाएगा पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। और एक हो जाएगा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, सॉरी फुल्ली नहीं, प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी। अब यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब इसमें सिक्योरिटी का यूज नहीं किया गया है। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है जैसे लोन हम 10 रुपये का लिए हैं तो
उससे अधिक हमने सिक्योरिटी का यूज़ किया, जैसे मान लो 12 रुपया, तो फुल्ली हो गया। पार्टली का मतलब क्या हो गया कि लोन लिए हैं हम 10 रुपया, इससे कम सिक्योरिटी रखे हैं जैसे 8 रुपया, तो ये हो गया पार्टली। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो आपको हर हाल में पे करना ही होता है। एसेट्स में क्या आता है, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, उसके बाद आता है बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। फिर हम लोग क्या करते थे, सरप्लस अगर आ जाता था तो सरप्लस को ऐड कर देते थे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस कर देते थे, और लास्ट में हम लोग फाइंड आउट करते थे डेफिशिएंसी, जिसको लिखेंगे डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच, एज पर लिस्ट एच। तो ये तुम्हारा क्या है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का है लिस्ट वाइज। तो बुक डेट्स पूछ रहा है ना, बुक डेट देखो कौन सा लिस्ट है, एफ लिस्ट, आंसर हो जाएगा एफ। ए लिस्ट आपका क्या हो गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। ई लिस्ट आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी का। और जी लिस्ट क्या हो गया आपका, बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट, व्हेन बैंक रिकॉन्सिलेशन इज स्टार्टेड विथ फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। हम लोग जब भी बीआरएस बनाएंगे तो या तो कैश बुक के बैलेंस से बनाते हैं या पासबुक से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड, जब कैश बुक से बनाओगे यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक, तब किसको ऐड करना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब समझना कि चेक हम इशू करेंगे तो हम कैश बुक से क्या कर देंगे, हम चेक किसी को दे रहे तो मेरे को लगेगा कि मेरे अकाउंट से पैसा कमेगा, तो हम चेक बुक या अपना कैश बुक मेंटेन करेंगे, कैश बुक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर से सुनो, चेक इशू कर रहे हैं, चेक कौन इशू कर रहा है, ट्रेडर, तो ट्रेडर क्या मेंटेन करता है, कैश बुक। तो जब वो चेक इशू करेगा तो उसको क्या लगेगा कि उसके अकाउंट से पैसा घटेगा, तो अपना कैश बुक माइनस कर दिया। पासबुक को माइनस करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो पासबुक में माइनस नहीं हुआ। तो कैश बुक घटा का घटा रह गया ना। अब मान लो कैश बुक आपका कम है, लेस कर दिए तो कम हो गया, और पासबुक में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो कैश बुक कम है और कैश बुक से बनाना ही है, तो कैश बुक कम है, इसको पासबुक इक्वल आने के लिए क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो यही आंसर हो गया। कौन सा आइटम ऐड करते हैं, आपका चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप लोग पढ़े होंगे, बीआरएस पढ़ाए हैं, कौन सा डे में एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना, कॉमर्स प्लेलिस्ट में आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हो, बीआरएस भी आपको बताया गया है। तो पहला तो आंसर हो गया। सेकेंड है पेमेंट बाय बैंक पेमेंट करेगा तो पासबुक से माइनस हो गया, तो कैश बुक से ही माइनस कर देंगे, तो ये लेस आइटम हो गया। पूछ रहा है ऐड आइटम, कौन सा आइटम ऐड करना है। इंटरेस्ट पासबुक में डेबिट हुआ, मतलब पासबुक से घटा तो कैश बुक से भी घटा देंगे, तो ये भी लेस आइटम है। बैंक में चेक डिपॉजिट किए तो कैश बुक बढ़ गया, चेक हम बैंक में जमा करेंगे तो मेरे को लगेगा कि मेरे अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो हम कैश बुक बढ़ा देंगे, तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब कि कैश बुक बढ़ गया। लेकिन पासबुक उसको क्लियर नहीं कर पाया, पासबुक अभी आप उस चेक के बदले में अमाउंट निकाल कर आपके अकाउंट में जमा नहीं किया है, तो पासबुक नहीं भरा, कैश बुक भरा हुआ है, कैश बुक भरा हुआ है, पासबुक नहीं भरा, तो कैश बुक भरा हुआ इक्वल आने के लिए क्या करना होगा, कैश बुक को घटाना होगा, तो भी लेस आइटम है। आंसर ए हो गया इसका। 8 नंबर है, मेसर्स गुप्ता लिमिटेड शो द बैंक बैलेंस, यानी कि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक 8700 या 8700। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी हम बनाएं तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस ले लो, दोनों का पहले इक्वल रखो। मान लो ये 10,000, ये भी 10,000। क्या लिख रहा है, कैश विड्रॉ हुआ बैंक से, तो बैंक से जैसे विड्रॉ होगा पासबुक घटेगा, पासबुक क्या होगा 4500 घट गया, यानी कि 5500 आपका पासबुक हो गया। कैश बुक केवल 450 से घटा, यानी कि 9550 कैश बुक का है। तो देख रहे हो कैश बुक का बैलेंस 9550 और पासबुक का बैलेंस कितना है 5500। अब हमको इक्वल करना है क्योंकि दोनों अलग अलग अमाउंट दिख रहा है ना, तो किससे बना रहा है, पासबुक से, तो पासबुक को ही चेंज करना है। तो यानी कि 5500 को 9550 लाने के लिए क्या करना होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक सेकेंड,
इन दोनों का डिफरेंस है आपका 9550 माइनस 5500 4050। तो अगर हम 4050 को ऐड कर देंगे तो आपका कैश बुक के बैलेंस के इक्वल आ जाएगा। तो 4050 प्लस 8700 12750 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका डी। फिर से सुनना ध्यान से, कैश बुक आपका 10,000, पासबुक 10,000। कैश विड्रॉ किया गया बैंक से, तो बैंक से विड्रॉ करोगे तो पासबुक घटेगा। 4500 विड्रॉ हुआ, 4500 घटाए तो पासबुक का बैलेंस 5500। लेकिन कैश बुक में सिर्फ 450 कम हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस ये हो गया। अब देखोगे कैश बुक का बैलेंस 9550, पासबुक का बैलेंस 5500, दोनों का बैलेंस अलग है। तो क्या बनाने की जरूरत पड़ेगी? BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे हम रिकॉन्सिल करेंगे, तो क्या लेके बनाना है? तो पासबुक का बैलेंस दिया है, तो पासबुक 5500 को कैश बुक के इक्वल लाने के लिए, यानी कि 5500 को 9550 लाने के लिए इतना अमाउंट ऐड करना होगा, इसलिए ऐड कर दिया। तो आंसर हमारा ये आ गया। तो पासबुक बैलेंस से चलोगे, जो आता है अंत में वो क्या कहलाएगा? कैश बुक का बैलेंस, यानी कि 12750 हो गया इसका आंसर डी। 9 नंबर देखोगे, रीजन फॉर द डिफरेंस इन पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक, यानी कि कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस क्यों डिफरेंस हो जाता है। तो पहला वाला देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये बिल्कुल सही है। चेक हम डिपॉजिट किए तो कैश बुक बढ़ा दिए, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ा क्योंकि पासबुक ने उसको, यानी कि बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया, तो डिफरेंस हो जाता है। तो ये तो आंसर होगा ही। इंटरेस्ट अर्न किया गया, यानी कि पासबुक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो आपके पासबुक में मेंटेन हो गया, पासबुक बढ़ गया। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक नहीं भरा, तो यहाँ भी डिफरेंस हो गया, तो ये भी एक कारण है। बैंक चार्ज की, तो बैंक चार्ज करेगा तो पासबुक घटेगा, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया मतलब कैश बुक को नहीं घटाया, तो यहाँ भी डिफरेंसेज हो रहा है। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द एबव। 10 नंबर देखोगे, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि एसेट्स को हम जिस प्राइस पे परचेज किए हैं, एसेट्स को हम जिस प्राइस पे परचेज किए हैं उसी प्राइस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, वही आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट प्रिंसिपल। तो आंसर ए हो जाएगा, बिजनेस शुड ओनली रिकॉर्ड इट्स एसेट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट। आंसर ए हो जाएगा। लाइबिलिटीज की बात नहीं की जाती है, लाइबिलिटीज नहीं, एसेट्स, यानी कि एसेट्स को हम जिस प्राइस पे खरीदे हैं उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना, कॉस्ट प्रिंसिपल। 11 नंबर कह रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑन टाइम बेसिस, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिस पीरियड में हुआ है, इसको कहते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस टाइम पे, मतलब जिस पीरियड में रेवेन्यू हुआ हो, जिस पीरियड में एक्सपेंस हुआ, उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश में आ गया हो चाहे बकाया हो। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस का ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अभी मैंने बताया कि एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना चाहिए। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो मटेरियल आइटम्स है उसी को हम अकाउंट्स बुक में रिकॉग्नाइज करेंगे, जो इमटेरियल आइटम है उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में मटेरियल आइटम, सिग्निफिकेंट आइटम को नहीं छोड़ना है, वो आपका यूजफुल है, वो उसको जरूर रिकॉर्ड करें। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। 12 नंबर है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का 2 ऑब्जेक्टिव होता है मेन रूप से, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक होता है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करते हैं? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हम लोग करेंगे कि सबसे पहले जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, उसको एग्जामिन करना ताकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में मेन रूप से आता है फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना और उसको रोकना। तो डिटेक्शन ऑफ एरर ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया, फाइंड आउट फ्रॉड ये क्या हो गया? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन बी आंसर होगा आपका रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हो, ट्रू एंड फेयर हो। एरर का मतलब होता है वह मिस्टेक जो अनइंटेंशनली हो, मतलब कि जानबूझकर ना किया गया हो।
अब फ्रॉड का मतलब वह मिस्टेक जो विथ इंटेंशनली किया गया हो, जानबूझकर किया गया हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग क्या है? टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये था हमारा BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का डे 15 क्लास। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लो। एक एडवाइस आप लोग सुन लो। एडवाइस क्या है कि जैसे कि आप ये जो क्वेश्चन देखते हो क्या है? ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लो। ये है जैसे कि आपका ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल देख लो। उसके बाद है, ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का था। BRS को अच्छे से कमांड कर लो, BRS को अच्छे से कमांड कर लो। उसके बाद क्या है आपका? ये था पूरा स्टेटमेंट ऑफ ईयर। तो थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी देख सकते हो आप लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा देख सकते हो, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को अच्छे से करके जाओ। तो इस तरह से तैयारी की जाती है। एडजस्टमेंट है, फाइनल अकाउंट पढ़ लो जो क्लास 11th में था, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और विथ एडजस्टमेंट, उसको देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी का है, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। तो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट देख लो अच्छे से। उसके बाद आप क्या करो? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देख लो। एक अलग से टाइप एरर है, एरर एक अलग चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अलग चैप्टर मिलेगा। उसके बाद फिर ये फाइनल अकाउंट का ही क्वेश्चन है। इंसॉल्वेंसी देख लो जो BCom पार्ट 1 में पढ़े थे, इंसॉल्वेंसी अकाउंट। BRS देख लो, 11th के बुक में मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी 11th के बुक में मिल जाएगा। तो आप लोग एक 11th का बुक अरेंज कर ही लो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऑडिटिंग पढ़ लो, ये BCom पार्ट 1 में ऑडिटिंग का बुक तो होगा ही, ऑडिटिंग पढ़ सकते हो। तो ये था हमारा डे 15 लेक्चर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।